तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ का डिस्क्रिप्शन बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. We give the description of the origin of the earth in 3 different parts. जो पहला पार्ट है जो हमें ओरिजिन की कहानी के बारे में सुनाता है, उस पार्ट को बेटा हम लोग कहते हैं द बिग बैंग थियरी. बिग बैंग थियरी टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था. इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस. प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम. जब यूनिवर्स बन गया था तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स बने थे. उन सोलर सिस्टम्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, ये बात प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस बताता है. एंड द लास्ट थिंग that tells us about the origin of the earth is known as Kahn's gaseous hypothesis. Kahn's gaseous hypothesis predominantly tells us about the solidification of the earth. कि अर्थ का सॉलिडिफिकेशन कैसे हुआ था. तो ये 3 पार्ट्स हैं, जो 3 पार्ट्स हमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बताते हैं. These are the 3 parts that tell us about the origin of the earth. ये एक तरीके से ना 3 अलग अलग पार्ट्स हैं स्टोरी के, जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं. जहां पर पहला पार्ट खत्म होगा वहीं से दूसरा पार्ट शुरू होगा, और जहां पर दूसरा पार्ट खत्म होगा वहीं से तीसरा पार्ट शुरू होगा. तो these are like chapters of the same story. जब हम लोग बिग बैंग के बारे में बात करते हैं, then Big Bang was given to us by a person whose name was Georges Lemaitre in the year 1927. तो नाम भी पता होने चाहिए आपको, किसने कौन सी थ्योरी दी थी. जॉर्जेस लीमैटर नाम के एक बंदे थे, फ्रेंच थे. इन्होंने 1927 में बिग बैंग दी थी. Protoplanet hypothesis was given by a person whose name was William Hunter McCree. W.H. McCree कहते हैं इसे. And this theory was given in 1978. 1978 में प्रोटोप्लैनेट दी गई थी. And Kahn's gaseous hypothesis was given by a person whose name was Immanuel Kant. एक जर्मन फिलोसोफर थे. इन्होंने इस थ्योरी को 18th सेंचुरी में दिया था, इन 1755. अब आप कहेंगे कि सर ये आखिरी चैप्टर सबसे पहले कैसे लिख दिया गया था. हाँ, एक्चुअली में कांस गैसियस हाइपोथेसिस तो इमैनुअल कांत ने दिया था, लेकिन हम जो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे कांस गैसियस हाइपोथेसिस, ये हाईली मॉडिफाइड फॉर्म है जो हमें नासा ने दी थी इन 1991. मतलब इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको बताता हूं. प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस कहता है कि जब अर्थ बनी थी तब अर्थ गैसियस फॉर्म में थी, जो करेक्ट है हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. और कांत गैसियस हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कि अर्थ का सॉलिडिफिकेशन कैसे हुआ था. अब एक्चुअली में जो हम कांत गैसियस हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं वो तो हमें पूरा का पूरा नासा ने बताया है 1991 में. लेकिन वो पहले इंसान जिन्होंने इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया था कि अर्थ सबसे पहले गैसियस फॉर्म में थी, वो इमैनुअल कांत थे.
इमैनुअल कांत हमें पूरा प्रोसेस नहीं बता पाए थे कि सॉलिडिफिकेशन कैसे हुआ है, but he was the person who firstly imagined the fact that earth was initially in a gaseous form. इसीलिए उन्हीं के ऑनर में अभी तक हम लोगों ने इस एक्सप्लेनेशन का नाम क्या रखा हुआ है, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस रखा हुआ है। तो सिर्फ नाम उनका दिया गया है, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, नासा ने दिया था 1991 में। तो ये 3 पार्ट्स हैं, जिन 3 पार्ट्स को हमें समझना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम बिग बैंग समझेंगे, बिग बैंग के बाद हम प्रोटोप्लैनेट समझेंगे, प्रोटोप्लैनेट के बाद हम कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस समझेंगे। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बिग बैंग, बिग बैंग सबसे इजी है, दिस इज द इजीएस्ट आउट ऑफ द 3, क्योंकि वैसे बिग बैंग बहुत कॉम्प्लेक्स थियरी है, लेकिन हमारे सिलेबस में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ओरिजिन ऑफ द अर्थ है। तो हमें बिग बैंग से वहीं तक मतलब है जहां तक बिग बैंग हमारी ओरिजिन ऑफ द अर्थ में हेल्प करता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी सजेस्ट्स that approximately 15 to 16 billion years ago, आज से 1500 से 1600 करोड़ साल पहले एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल एग्जिस्ट करता था। There was a very very small particle, almost 1/3 the size of an oxygen atom. मैंने ओजोन लिख दिया। इतना ऑक्सीजन एटम का साइज होता है ना, उसके साइज का भी 1/3 था। ये एस्टिमेट है, हमें एक्चुअली में नहीं पता है। और इस छोटे से पार्टिकल के अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स था। The whole universe was present inside this particle. ये पार्टिकल कहां से आया हम नहीं जान पाए हैं अभी तक। अब इसी पार्टिकल को हिग्स बोसन या फिर गॉड पार्टिकल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द हिग्स बोसन। हिग्स और बोसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था, और या फिर इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं कि शायद भगवान ने ही बनाया होगा इसे। अब एक बात ध्यान से सोचो, आप खुद सोचते चले जाना, रट्टा मत मारना, इट्स ऑल कॉमन सेंस, इट्स ऑल साइंटिफिक कॉमन सेंस। बेटा इतने छोटे से पार्टिकल में अगर पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो इस पार्टिकल का जो मास है वो मास तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसकी जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, बहुत छोटा सा है ना। तो अगर इनफाइनाइट मास है और नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, तो बेटा इस पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि डेंसिटी के ऊपर बेटा क्या चीज डिपेंड करती है, इंटरनल हीट का जनरेशन डिपेंड करता है। तो अगर इसकी इनफाइनाइट डेंसिटी थी तो इसमें इनफाइनाइट अमाउंट में किसका जनरेशन हो रहा था, इंटरनल हीट का जनरेशन हो रहा था। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, इस पार्टिकल के जो टेम्परेचर्स थे वो टेम्परेचर्स एक्सपोनेंशियली
राइज कर रहे थे, बहुत ही तेजी से बेटा इस पार्टिकल के टेम्परेचर्स राइज कर रहे थे। अब किसी भी चीज के अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं, अब इतनी बात तो आप लोग जानते होंगे, दिस इज कॉमन नॉलेज, तो बेटा वो चीज एक्सपैंड करती है। उस चीज में हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और ऐसे ही अगर किसी भी चीज के टेम्परेचर्स फॉल करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। We see expansion and contraction. तो अगर इस पार्टिकल के टेम्परेचर्स एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे थे, तो ड्यू टू एक्सपोनेंशियली राइजिंग टेम्परेचर्स दिस पार्टिकल वाज एक्सपैंडिंग वेरी रैपिडली। इस पार्टिकल का बेटा रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था, और क्योंकि इस पार्टिकल का रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था, इस वजह से क्या हुआ? ये पार्टिकल जो पहले बहुत छोटा सा था, ये बहुत ही तेजी से बड़ा होता चला गया। This particle, which was small initially due to rapid expansion, this particle became अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। ह्यूज। जब ये पार्टिकल काफी ज्यादा बड़ा हो गया, which was approximately 14 billion years ago, तब इस पार्टिकल को बेटा साइंटिस्ट ने नाम दिया एज प्राइमोर्डियल मैटर। ये टर्म आप लोगों को साइंस में भी कई जगह सुनने को मिलेगा। क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ी होगी आप लोगों ने साइंस एंड टेक में, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। तो ये टर्म प्राइमोर्डियल आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। प्राइमोर्डियल मीन्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ टाइम। जब टाइम भी शुरू नहीं हुआ था, जब कुछ शुरू नहीं हुआ था, यूनिवर्स की फॉर्मेशन भी शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले जो इवेंट्स हुए थे, उसके पहले जो एंटिटीज एग्जिस्ट करती थी, उन इवेंट्स और उन एंटिटीज के लिए बेटा हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज प्राइमोर्डियल। तो ये था प्राइमोर्डियल मैटर। अब ये जो हिग्स बोसन था, ये किस स्टेट ऑफ मैटर में था, इसकी इंटरनल कॉम्पोजिशन क्या थी, इसके बारे में तो हमारे पास अभी तक कोई खास नॉलेज है नहीं।
लेकिन प्राइमोडियल मैटर के बारे में हमें ये पता है दैट प्राइमोडियल मैटर वाज इन प्लाज्मा स्टेट। ये प्लाज्मा स्टेट में था। भाई टेम्परेचर्स तेजी से बढ़ रहे थे ना, तो प्राइमोडियल मैटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। इट हैड वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसलिए अब आप ये भी समझ सकते हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी प्लाज्मा दो टाइप का होता है, कौन से टाइप के प्लाज्मिक स्टेट में था? इट वाज इन हॉट प्लाज्मा स्टेट। अच्छा, अब एक बात सोचो, बस सोचते चले जाओ। इस प्राइमोडियल मैटर के अंदर ही पूरा का पूरा यूनिवर्स है ना, तो इस प्राइमोडियल मैटर का जो मास है वो भी तो इनफाइनाइट ही है ना। तो इसका मतलब इस प्राइमोडियल मैटर की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी भी कितनी है? इनफाइनाइट है। यानी कि अभी भी इसमें बहुत ज्यादा क्या चल रहा है? हीट का, जिसे कहते हैं इंक्रीज चल रहा है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ हीट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस प्राइमोडियल मैटर। तो इस प्राइमोडियल मैटर को क्या करना चाहिए? इस प्राइमोडियल मैटर को और भी ज्यादा एक्सपैंड करना चाहिए। लेकिन अब जैसे आप लोगों ने बलून फुलाया होगा, भाई किसी भी एंटिटी के एक्सपैंड करने की एक लिमिट होती है, जिसे हम लोग लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन हम उतनी साइंस में नहीं जा रहे हैं, उतनी साइंस आपको नहीं समझनी है। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लोगे तो उसमें इतना समझना पड़ेगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट की एक्सपैंड करने की एक लिमिट होती है। तो ये प्राइमोडियल मैटर भी एक लिमिट तक ही एक्सपैंड कर सकता था। जैसे ही वो लिमिट एक्सीड हो गई, वैसे ही प्राइमोडियल मैटर अब और ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता था। जैसे ही लिमिट एक्सीड हो जाती है और एक्सपेंशन का प्रोसेस चलता रहता है, वैसे ही हमें क्या देखने को मिलता है? एक एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, हमारा गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही जो प्राइमोडियल मैटर था उसका भी एक्सप्लोजन हुआ, और इसी एक्सप्लोजन को बेटा हम लोग द बिग बैंग कहते हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बिग बैंग ही वो इवेंट था जिस इवेंट से यूनिवर्स के बनने की शुरुआत हुई। बिग बैंग ही वो इवेंट था जिस इवेंट से टाइम की शुरुआत हुई। इससे पहले कोई टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई यूनिवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बात समझ में आई? छोटा सा प्राइमोडियल मैटर था, बहुत ज्यादा हीट का जनरेशन हो रहा था, प्राइमोडियल मैटर बड़ा होता चला गया, बहुत बड़ा हो गया, अनइमेजिनेबली बड़ा हो गया। लेकिन अब वो और बड़ा नहीं हो सकता था, अब उसकी इलास्टिक लिमिट रीच हो गई थी। तो अब जब उसमें और ज्यादा हीट का लिबरेशन हुआ, तो एक्सपेंशन की जगह उस प्राइमोडियल मैटर में क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया। और इसी एक्सप्लोजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी एक्सप्लोजन को हम लोग बिग बैंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट्स, द प्राइमोडियल मैटर एक्सप्लोडेड approximately 13.7 to 13.8 billion years ago. कई जगह 13.7 लिखा है, कई जगह 13.8 लिखा है, तो हम लोग सेफर साइड पे रहेंगे, हम लिखेंगे इसे 13.7 टू 13.8। इतनी पुरानी बात है, एग्जैक्ट टाइम अभी तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं कि ये एक्सप्लोजन कब हुआ था। और इसी एक्सप्लोजन को बेटा हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? इसी एक्सप्लोजन को हम लोग प्यार से द बिग बैंग कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द बिग बैंग। अब एक बात सोचिए बेटा, कोई भी चीज फटती है तो क्या उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं बन जाते हैं? एग्जैक्टली
वही प्राइमोर्डियल मैटर के साथ भी हुआ। जब प्राइमोर्डियल मैटर का एक्सप्लोजन हुआ तो प्राइमोर्डियल मैटर का एक्सप्लोजन होने के बाद प्राइमोर्डियल मैटर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बने, इन छोटे छोटे टुकड़ों को बेटा हम लोग नेब्यूला कहते हैं। These are called as nebulas. Trillions and trillions of nebulas बने, बहुत सारे nebulas बने, unimaginable number of nebulas बने। ये जो नेबुला थे भाई, प्राइमोर्डियल मैटर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में था? तो ये नेबुला भी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में थे? प्लाज्मा। अब इन नेबुला के बारे में हमारे पास थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है भाई। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम प्रेजेंट टाइम के क्लोजर पहुंचते चले जा रहे हैं ना, तो हमारी इंफॉर्मेशन भी क्या होती चली जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो नेबुला बने, ये नेबुला पहली बात तो डिस्क शेप्ड थे। एक डिस्क की तरीके से थे। डिस्क मतलब मान लो हम लोग जिस प्लेट में खाना खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसका कंसिडरेबल रेडियस होता है लेकिन जो थिकनेस है वो थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ऐसी चीज को हम लोग डिस्क कहते हैं। तो पहली बात तो ये नेबुला डिस्क शेप था, और दूसरी बात, जो नेबुला था वो नेबुला कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा था। इट वॉज अ रोटेटिंग नेबुला, यानी कि नेबुला अपनी जगह स्टैटिक नहीं था, नेबुला कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। तो अब मुझसे आप लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, सर क्या प्राइमोर्डियल मैटर भी रोटेट कर रहा था? नहीं पता अभी तक हमें, पता लगते ही मैं आपको बता दूंगा। So now when we are talking about a nebula, we had more information about the nebula as compared to primordial matter. पहली बात तो नेबुला कैसा था? नेबुला डिस्क शेप था। दूसरी बात, नेबुला की कौन सी स्टेट ऑफ मैटर थी? प्लाज्मा थी। और तीसरी बात, नेबुला स्टैटिक नहीं था, नेबुला कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। अब सारे के सारे नेबुला एक ही डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहे थे, कुछ क्लॉकवाइज कर रहे थे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे, सबका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अलग अलग था, यानी कि दे वर रोटेटिंग एट रैंडम डायरेक्शंस। यहां पर हमारे ओरिजिन ऑफ द अर्थ का पहला पार्ट खत्म होता है, जितने पार्ट की हमें जरूरत थी, व्हिच इज द बिग बैंग। बिग बैंग तो और बहुत ही कॉम्प्लेक्स थियरी है, लेकिन हमें बिग बैंग में से सिर्फ इतने ही पार्ट की जरूरत थी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो क्या क्या समझना है हमें? अब ध्यान से सोचिएगा, अपने दिमाग में इमेजिन कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। द मोर यू कैन इमेजिन द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव। सबसे पहले क्या है बेटा? एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, कहां से आया, क्या हुआ, अभी तक हम नहीं जानते हैं। इसी पार्टिकल को हम लोग क्या बुलाते हैं? हिग्स बोसन या फिर गॉड्स पार्टिकल बुलाते हैं। इस पार्टिकल के अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स प्रेजेंट है। तो इस पार्टिकल की डेंसिटी इनफाइनाइट है। जब इस पार्टिकल की डेंसिटी इनफाइनाइट है तो इसमें बहुत ही हाई अमाउंट में किसका जनरेशन हो रहा है? हीट का जनरेशन हो रहा है। इस पार्टिकल के टेम्परेचर्स बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पार्टिकल के टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर्स बढ़ने के कारण क्या हो रहा है?
एक्सपेंशन हो रहा है, पार्टिकल टाइम के साथ साथ क्या होता चला जा रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। कुछ 1 बिलियन साल के आसपास एक्सपेंशन चलता रहा। इस एक्सपेंशन के कारण जो पार्टिकल था वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। जब ये पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो जो एंटिटी बनी, उस एंटिटी को हम लोग क्या बुलाते हैं, प्राइमोर्डियल मैटर बुलाते हैं। प्राइमोर्डियल मैटर कौन सी स्टेट में था, प्लाज्मा स्टेट में था। प्राइमोर्डियल मैटर की भी डेंसिटी इनफाइनाइट थी, तो प्राइमोर्डियल मैटर में भी अभी भी किसका जनरेशन चल रहा था, इंटरनल हीट का जनरेशन चल रहा था। प्राइमोर्डियल मैटर इंटरनल हीट के जनरेशन की वजह से और एक्सपैंड कर सकता था, लेकिन प्राइमोर्डियल मैटर की इलास्टिक लिमिट रीच हो गई थी। अब वो और ज्यादा एक्सपैंड करने के पोजीशन में नहीं था, इसलिए प्राइमोर्डियल मैटर क्या हो गया, प्राइमोर्डियल मैटर फट गया। कब फटा, 13.7 टू 13.8 बिलियन ईयर्स अगो फटा। इसी इवेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी इवेंट को हम लोग द बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग हुआ, प्राइमोर्डियल मैटर के चिथड़े उड़ गए, जिसे कहते हैं छोटे छोटे एंटिटीज में प्राइमोर्डियल मैटर कन्वर्ट हो गया। इन्हीं छोटी एंटिटीज को बेटा हम लोग क्या बुलाते हैं, नेबुला बुलाते हैं। अब ये जो नेबुलास बने, ये नेबुलास प्राइमोर्डियल मैटर के ही मिनिएचर फॉर्म्स थे, इसलिए ये भी प्लाज्मिक स्टेट में थे। लेकिन इन नेबुलास के बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। इन नेबुलास की शेप कैसी थी, इन नेबुलास की शेप डिस्क लाइक थी, और ये नेबुलास स्टैटिक नहीं थे, ये नेबुलास कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे। ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो हिग्स बोसन से लेकर रोटेटिंग नेबुलास तक की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये वाली बात सबको समझ में आई। क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी स्टेजेस थी, जिन स्टेजेस के थ्रू रोटेटिंग नेबुलास बन गए थे। अब नेबुला बनने के आगे की कहानी, कि नेबुला के अंदर क्या क्या हुआ, ये वाली कहानी हमें एक और साइंटिस्ट सुनाएंगे, जिनका नाम है विलियम हंटर मक्री। यानी कि अब हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। नाउ वी कम टू प्रोटोप्लैनेट hypothesis. So now let us understand what has been said in the protoplanet hypothesis. तो बेटा जब हम लोग प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, द प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस tells us about the scenarios that took place inside the nebula. अब ये हमें बेटा उन सिनारियोस के बारे में बताएगा जो सिनारियोस कहां पर हुए हैं, नेबुला के अंदर हुए हैं। तो बेटा अब ये नेबुला है, अब ध्यान से सोचना, दिस इज द नेबुला। ये नेबुला कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है। ये नेबुला कौन सी फॉर्म में है, प्लाज्मिक फॉर्म में है। अब जब नेबुला रोटेट कर रहा है बेटा, तो ध्यान से सोचना, इस नेबुला के अंदर सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है ना।
तो जो भी नेबुला का सेंटर होगा उस सेंटर की तरफ किसका एक्शन होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स का एक्शन होगा। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बट सेंट्रिपिटल फोर्स मेजरली डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी जिसके साथ मूवमेंट हो रहा है। अब नेबुला रोटेट जरूर कर रहा था, बात को ध्यान से समझना, लेकिन नेबुला की जो रोटेटिंग वेलोसिटी थी वो रोटेटिंग वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम थी। तो इसलिए ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स नेबुला के अंदर एक्ट कर रहा था, ये सेंट्रिपिटल फोर्स बेटा बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स था, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं था। अब नेबुला के अंदर ध्यान से सोचिए, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सभी सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स हैं जिन सब्सटेंसेस ने यूनिवर्स बनाया है। तो अब इन सब्सटेंसेस में, जिन सारे के सारे सब्सटेंसेस से यूनिवर्स बना है, इनमें से दो लाइटेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। These are the two lightest substances that are present in our universe. Periodic table में भी सबसे पहले कौन से दो substances आते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। तो अब क्योंकि, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स वीक था, तो अब ध्यान से सोचो, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण क्या होना चाहिए? ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे के सारे पार्टिकल्स को कहां अक्यूमुलेट हो जाना चाहिए? सेंटर पे अक्यूमुलेट हो जाना चाहिए सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से। लेकिन क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स वीक था, ये भारी पार्टिकल्स को अपनी जगह से नहीं हिला पा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल्स को अपनी जगह से हिला पा रहा था? जो लाइटर पार्टिकल्स थे, उन लाइटर पार्टिकल्स को अपनी जगह से हिला पा रहा था। इसलिए सेंटर पे अक्यूमुलेशन तो हुआ, लेकिन सेंटर पे अक्यूमुलेशन सिर्फ और सिर्फ किन पार्टिकल्स का हुआ? सिर्फ लाइटर पार्टिकल्स का हुआ। इस सेंटर के चारों ओर हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स आके अक्यूमुलेट होने लग गए। It was the accumulation of hydrogen and helium particles that started happening around the center of the nebula. ये वाली बात समझ में आई? नेबुला घूम रहा है, नेबुला के अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स कैसा है? वीक है। इसलिए सेंट्रिपिटल फोर्स सारे पार्टिकल्स को सेंटर की तरफ नहीं ला पा रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स सिर्फ किन पार्टिकल्स को सेंटर की तरफ ला पाया है? हाइड्रोजन और हीलियम के पार्टिकल्स को सेंटर की तरफ ला पाया है। बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स एज इट इज नेबुला में फैले हुए हैं। नेबुला खाली नहीं है, याद रखना। नेबुला प्राइमोर्डियल मैटर का बना है। नेबुला के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। ये वही सारे सब्सटेंसेस हैं जिनसे यूनिवर्स बना है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नेबुला के अंदर प्रेजेंट हैं। इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स वीक है, इसलिए इसमें से सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जिनका अक्यूमुलेशन कहां पर हो रहा है? सेंटर के आसपास हो रहा है। अब जब हाइड्रोजन और हीलियम सेंटर के पास पहुंचेंगे तो ध्यान से सोचना, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स भी सेंटर के पास आ गए हैं, हीलियम के पार्टिकल्स भी सेंटर के पास आ गए हैं। अब इन पार्टिकल्स के बीच में कोहीसिव और एडहेसिव फोर्सेस लगेंगे। देखो एक बात और ध्यान रखना, कोहीसिव और एडहेसिव फोर्सेस किसी भी फोर्स की तरीके से बेटा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो कोहीसिव और एडहेसिव फोर्सेस वीक होंगे, डिस्टेंस कम होता चला जाएगा तो कोहीसिव और एडहेसिव फोर्सेस कैसे होते चले जाएंगे? स्ट्रॉन्गर होते चले जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, कोहीसिव और एडहेसिव फोर्सेस एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, और बचपन से आप लोग जानते हैं G इज इक्वल्स टू
या G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हाइड्रोजन पार्टिकल्स भी एक दूसरे के पास आ गए, हीलियम पार्टिकल्स भी एक दूसरे के पास आ गए, तो अब इन पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्सेस एक्ट करने लग जाएंगे? कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस एक्ट करने लग जाएंगे। कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में क्या होते चले जाएंगे? चिपकते चले जाएंगे। जब ये पार्टिकल्स आपस में चिपकेंगे तो दो बातें, अब ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो जब भी कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस का एक्शन होता है तो कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस के एक्शन की वजह से जब भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं तो वो जो शेप बनाते हैं स्टिक करने के बाद वो हमेशा स्फेरिकल शेप बनाते हैं। ऐसा एक फिनोमेना की वजह से होता है। जिन लोगों ने 11th में साइंस ली थी उन्हें पता होगा, इसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। हमें उसमें नहीं जाना है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। बस ये वाली बात याद रखिएगा कि कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की वजह से या कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस की वजह से जब पार्टिकल स्टिक करते हैं तो इन पार्टिकल्स की वजह से जब भी कोई एंटिटी बनती है तो वो एंटिटी हमेशा कौन सी शेप अक्वायर करने की कोशिश करती है? स्फेरिकल शेप अक्वायर करने की कोशिश करती है। इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स में भी जब वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस लगते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा कौन सी शेप अक्वायर करने की कोशिश करती हैं? स्फेरिकल शेप ही अक्वायर करने की कोशिश करती है। ये थोड़ी हाई लेवल फिजिक्स है, हमें उसमें नहीं जाना है। तो यहां पर भी जब कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस का एक्शन हो रहा है तो इन कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस के एक्शन की वजह से यहां पर जो एंटिटी बन रही है ये एंटिटी भी कौन सी शेप अक्वायर करने की कोशिश कर रही है? स्फेरिकल शेप ही अक्वायर करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे पार्टिकल स्टिक होते चले जाएंगे, एक स्फेरिकल शेप बनती चली जाएगी, वैसे वैसे बेटा पार्टिकल्स के क्लोजर आने की वजह से इस एंटिटी की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और अभी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो हीट का जनरेशन होगा। तो जब हीट का जनरेशन होगा तो ध्यान से सोचना, इस एंटिटी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या करने लग जाएगा? वो टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा। तो अब देखो मकरी साहब का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक है। मैंने कहा था बिग बैंग आसान है, अब चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं एकदम से। सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, पार्टिकल्स कहां आए? सेंटर पर। ये वाली बात सबको समझ में आई? पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्सेस लगे? कोहेसिव एडिसिव फोर्सेस लगे। कोहेसिव एडिसिव फोर्सेस की वजह से इन पार्टिकल्स की जो एंटिटी है वो कैसी शेप लेने की कोशिश कर रही है? स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश कर रही है। ये वाली बात सबको समझ में आई? अब जैसे जैसे कोहेसिव एडिसिव फोर्सेस लगते चले जा रहे हैं, जो भी ये एंटिटी बन रही है ये एंटिटी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती चली जा रही है कि नहीं होती चली जा रही है? जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोजर आते चले जा रहे हैं कि नहीं आते चले जा रहे हैं? तो जैसे जैसे एंटिटी कॉम्पैक्ट होगी बेटा इस एंटिटी की डेंसिटी क्या होती चली जाएगी? बढ़ेगी। इस बात से हम सब लोग अग्री करते हैं। और अभी हम लोगों ने 10 मिनट पहले बात की थी, जब डेंसिटी बढ़ती है तो डेंसिटी बढ़ने के कारण जो इंटरनल हीट का जनरेशन है वो इंटरनल हीट का जनरेशन क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो इस एंटिटी में इंटरनल हीट का जनरेशन बढ़ेगा। इंटरनल हीट का जनरेशन बढ़ेगा तो इस एंटिटी के टेम्परेचर्स क्या होते चले जाएंगे? राइज करते चले जाएंगे। अब फिर से साइंस वाले इसे जानते हैं, उन्होंने भी रट्टा ही मारा था। नॉन साइंस वाले आप भी रट्टा मार लो। जब टेम्परेचर बढ़ते हैं ना तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर को हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। कईयों को याद आया होगा थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे ही टेम्परेचर इस थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला जाता है वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस एंटिटी का टेम्परेचर बढ़ रहा है।
टाइम के साथ साथ इस एंटिटी का टेम्परेचर बढ़ता चला गया, कभी ना कभी इस एंटिटी का टेम्परेचर किससे ऊपर चला गया, थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला गया। जैसे ही इस एंटिटी का टेम्परेचर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर गया, वैसे ही बेटा इस एंटिटी में क्या स्टार्ट हो गए, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गए। और जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तब कोई भी एंटिटी अपने ही आप किसका लिबरेशन करने लग जाती है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट का लिबरेशन करने लग जाती है। इट स्टार्ट्स एमिटिंग। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो अब ध्यान से सोचना, बस सोचना और कुछ मत करना। हमारे पास नेबुला के सेंटर में एक ऐसी एंटिटी है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है, जो प्लाज्मा स्टेट में है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रहे हैं और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से वो ह्यूज अमाउंट में हीट और लाइट एमिट कर रही है और स्फेरिकल फॉर्म में है। किसी ऐसी एंटिटी को जानते हैं आप? यस, द सन। एंड व्हाट इज द सन? द सन इज अ स्टार। हम सिर्फ यहां पर सन की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं हम उन सारे के सारे स्टार्स की बात कर रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार। ऐसे बना था स्टार, नेबुला घूम रहा था, हाइड्रोजन और हीलियम सेंटर पे अक्यूमुलेट होते चले जा रहे थे। हाइड्रोजन और हीलियम जब सेंटर पे अक्यूमुलेट हो रहे थे तो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में क्या रख रहे थे? कोहीसिव और एडहेसिव फोर्सेस लग रहे थे। कोहीसिव और एडहेसिव फोर्सेस लगने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के पास आ रहे थे। जब हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे के पास आ रहे थे तो पहली बात तो एक स्फेरिकल फॉर्म बन रही थी और दूसरी बात इस स्फेरिकल फॉर्म की डेंसिटी बढ़ती जा रही थी। डेंसिटी बढ़ने के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर बढ़ने के कारण फाइनली इसका टेम्परेचर किससे ज्यादा हो गया? थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया। जैसे ही टेम्परेचर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हुआ वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गए और न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से ये एंटिटी क्या लिबरेट करने लग गई? ह्यूज अमाउंट्स में हीट एंड लाइट लिबरेट करने लग गई। इसी एंटिटी को हम लोग सन के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट्स इसी एंटिटी को स्टार कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था जिस प्रोसेस की वजह से किसकी फॉर्मेशन हो गई? स्टार की फॉर्मेशन हो गई। तो बात समझ में आई स्टार कैसे बना? तो अगर हम लोग
स्टार फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो स्टार फॉर्मेशन में बेटा क्या क्या हुआ? सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम का अक्यूमुलेशन हुआ। ये अक्यूमुलेशन किसकी वजह से हुआ? ये अक्यूमुलेशन सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से हुआ। अक्यूमुलेशन के बाद क्या हुआ? अक्यूमुलेशन के बाद देयर वाज द एक्शन ऑफ कोहीसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। कोहीसिव एडहेसिव फोर्सेस का एक्शन हुआ और कोहीसिव एडहेसिव फोर्सेस के एक्शन की वजह से कैसी शेप अचीव होने लग गई? स्फेरिकल शेप अचीव होने लग गई और डेंसिटी क्या करने लग गई? डेंसिटी इंक्रीज करने लग गई। जब डेंसिटी ने इंक्रीज किया तो बेटा डेंसिटी के इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर्स क्या हुए? टेम्परेचर्स बढ़ने लग गए। टेम्परेचर्स क्यों बढ़े? टेम्परेचर्स इंटरनल हीट के जनरेशन की वजह से बढ़े। जब टेम्परेचर्स बढ़ने लग गए तो फाइनली टेम्परेचर्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज्यादा हो गए, जिस टेम्परेचर को बेटा हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं, which we call as threshold limit। जैसे ही टेम्परेचर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हुए, कौन से रिएक्शन स्टार्ट हो गए? न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गए। जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुए, किसका लिबरेशन स्टार्ट हो गया? हीट एंड लाइट का लिबरेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही हीट एंड लाइट का लिबरेशन स्टार्ट हुआ, हमारे पास क्या बन गई? We had a spherical entity that was in plasmic form, consisting of hydrogen and helium, liberating huge amounts of energy। तो एक स्फेरिकल एंटिटी बनी जो प्लाज्मिक फॉर्म में थी, जो हीलियम और हाइड्रोजन को कंसिस्ट करती थी और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को लिबरेट कर रही थी। इसी एंटिटी को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी एंटिटी को हम लोग स्टार बुलाते हैं। दिस इज द एंटिटी विच इज कॉल्ड एज द स्टार। तो चाहे हमारा सन हो, चाहे हमारे यूनिवर्स का कोई भी स्टार हो, सारे के सारे स्टार्स की फॉर्मेशन ऐसे ही हुई थी। अब स्टार तो बन गया, चलो, लेकिन अब हम बाकी नेबुला के बारे में बात करते हैं। तो बेटा अब हुआ क्या? हमारे यूनिवर्स में ना ऑलमोस्ट 99% सिर्फ दो ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, एंड दे आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन तो कहां हो गया था? सेंटर पे हो गया था।
यानी कि हमारे नेबुला का 99% मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था। आज भी आप लोगों ने ये वाली बात कई जगह पर पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है तो बिल्कुल सही पढ़ी है। हमारे सोलर सिस्टम का 99% मास सन के पास है, बाकी सारी की सारी एंटिटीज मिलके सिर्फ 1% मास को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अब ध्यान से सोचो, ये नेबुला है, यहां पर 99% मास है, तो बाकी जितनी भी जगह है उसमें जो कुछ भी पार्टिकल्स हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बस आखिरी बात है आज के लिए, और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मकरी साहब की आखिरी बात तो समझ में, अब ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स कितना मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? सिर्फ 1% मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी कि अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है बेटा, इस पूरे के पूरे एरिया में जितना पहले मास हुआ करता था उसका सिर्फ 1% मास रह गया। यानी कि इस पूरे के पूरे एरिया की डेंसिटी क्या हो गई है? बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। डेंसिटी कम हो जाएगी तो इंटरनल हीट का जनरेशन भी क्या हो जाएगा? इंटरनल हीट का जनरेशन भी कम हो जाएगा। तो बेटा हमें कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा? अभी बात करी थी ना कि जब टायर बर्स्ट होता है तो कूलिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ध्यान से सोचो, अभी तक ये पूरा का पूरा एरिया कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में था? प्लाज्मा में था। प्लाज्मा कूल डाउन करेगा तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में चला जाएगा? गैस हीट हुई थी तभी तो प्लाज्मा बना था ना। अब प्लाज्मा ठंडा हो रहा है तो दोबारा से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि पहली बात, नेबुला प्लाज्मिक फॉर्म में नहीं रहा। प्लाज्मिक फॉर्म सिर्फ कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंटर के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। बाकी पूरा का पूरा नेबुला कौन सी फॉर्म में आ गया है? इसीलिए सन बनने के बाद आप जहां पर भी पढ़ोगे वहां पर नेबुला को गैसियस नेबुला लिखा होगा। सन बनने के बाद नेबुला कौन सी फॉर्म में था? गैसियस फॉर्म में। तो बात समझ में आई। 99% मास कहां चला गया? सेंटर पे। बाकी एरिया में सिर्फ 1% मास रह गया। नेबुला की ये जो बाकी एरिया है जहां पे मैंने रेड डॉट्स बनाए हैं, यहां पर जो डेंसिटी है वो काफी कम हो गई। डेंसिटी कम होने के कारण इंटरनल हीट का जनरेशन बहुत कम हो गया, और इंटरनल हीट का जनरेशन कम होने के कारण अब नेबुला में हमें कौन सा फिनोमेना देखने को मिला? कूलिंग का फिनोमेना देखने को मिला। और जब प्लाज्मा ने कूल डाउन किया तो प्लाज्मा कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो गया? प्लाज्मा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब यहां पर हमारे पास आयंस नहीं है। प्लाज्मा में तो आयंस होते हैं ना। अब यहां पर हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है? अब हमारे पास यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये जितने भी रेड डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये सारे के सारे रेड डॉट्स बेटा क्या हैं? ये सारे के सारे रेड डॉट्स गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। अब बस आखिरी बात, अब तो आप लोग समझदार हो। अब जब इतना सब कर ही दिया है तो आओ प्लैनेट्स भी बना ही देते हैं ना। अब ये नेबुला जब रोटेट कर रहा है, तो बेटा नेबुला के साथ साथ ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास एक छोटा सा लॉ होता है साइंस में,
चाहता तो मैं ये पहले ही बताना था, लेकिन मैंने कहा ज्यादा साइंस हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बचपन में आप लोगों ने एक रट्टा मारा था, ये रट्टा था जो आपने मारा था। इसका मतलब मैं समझा देता हूं। जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी सीधी बात, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं सेम फोर्स से पुश कर रहा हूं और इनमें से एक ऑब्जेक्ट भारी है और एक ऑब्जेक्ट हल्का है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं सेम फोर्स से पुश कर रहा हूं तो भारी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पुश होगा, जबकि हल्का ऑब्जेक्ट तेजी से पुश हो जाएगा। कहानी खत्म। जितना ज्यादा मास होगा, जो मूवमेंट की वेलोसिटी है वो मूवमेंट की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। मैं इस बॉटल को यहां से उठा के यहां पे रखूंगा, आसानी से रख लूंगा, लेकिन अगर मैं इस पूरे पोडियम को इधर सरकाना चाहता हूं तो उसके लिए अगर मैं उतना ही फोर्स लगाता हूं जितना मैंने इस बॉटल पे लगाया है, तो क्या अगर ये पोडियम हिलेगा भी तो बहुत धीरे 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 करके ही नहीं हिलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पोडियम का मास इस बॉटल के मास से बहुत ज्यादा है। तो अब ध्यान से सोचो बेटा, ये जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये नेबुला के फोर्स की वजह से ही रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इन गैसियस मॉलिक्यूल्स का सेम मास तो है नहीं। कुछ मॉलिक्यूल्स हेवियर एलिमेंट्स के हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लाइटर एलिमेंट्स के हैं। जैसे अगर पीरियोडिक टेबल ही जानते हो, थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो भाई इसमें लिथियम के एलिमेंट्स भी, सॉरी लिथियम के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब लिथियम तो बहुत लाइट होता है, लेकिन इसमें आयरन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। आयरन तो काफी ज्यादा हेवियर होता है एज कंपेयर टू लिथियम। 56 एटॉमिक नंबर चला जाता है आयरन का। तो एक बात बताओ, अगर ये हेवियर एलिमेंट का मॉलिक्यूल है और ये लाइटर एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, बस आखिरी चीज है ध्यान से समझना, ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं नेबुला के साथ, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ऐसा ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। तो इस वजह से बेटा क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे जब मूव करेगा और ये तेजी से मूव करेगा, तो कभी ना कभी ये वाला मॉलिक्यूल क्या इस मॉलिक्यूल के बहुत ज्यादा पास नहीं आ जाएगा। जब ये इसके बहुत ज्यादा पास आ जाएगा तो क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्सेस नहीं लगेंगे, और जब एडहेसिव फोर्सेस लगेंगे तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ऐसे ही और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पीछे से आते चले जाएंगे, वो इस एंटिटी के साथ धीरे धीरे करके क्या होते चले जाएंगे, चिपकते चले जाएंगे। ये एंटिटी टाइम के साथ साथ क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। इसकी वेलोसिटी और भी ज्यादा कम होती चली जाएगी क्योंकि इसका मास बढ़ रहा है, और भी मॉलिक्यूल्स इस एंटिटी से चिपकते चले जाएंगे। जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहेगा, तो क्या ये एंटिटी जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी स्फेरिकल एंटिटी नहीं बन जाएगी? स्फेरिकल फिर से इस वजह से क्योंकि एडिसिव फोर्स लग रहा है। अब ऐसी एंटिटीज, अगर ये नेबुला है तो नेबुला में सिर्फ एक ही जगह नहीं बनेगी। ऐसी एंटिटी
नेबुला में मल्टीपल प्लेसेस पे बनती चली जाएगी। और नेबुला क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। नेबुला के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a body continues to be in a state of rest or uniform motion until and unless an external force is applied on it। ये जो एंटिटीज बनेंगी इनके ऊपर भी लॉ ऑफ इनर्शिया काम करेगा, और ये पहले जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी या मूव कर रही थी, ये उसी डायरेक्शन में मूव करती चली जाएंगी, और हमें ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी एंटिटीज किसके चारों तरफ मूव कर रही हैं? सन के चारों तरफ मूव कर रही हैं। यही जो गैसियस फेयर्स बने, जो हमें लग रहा था या आज भी लग रहा है कि सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, इन्हीं गैसियस फेयर्स को प्यार से हम लोग क्या बुलाते हैं? इन्हीं गैसियस फेयर्स को प्यार से हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है जो मकड़ी साहब ने हमें दिया है। So this is what Makadi has told us. तो सबसे पहले सन बन गया। सन के बाद जो रिमेनिंग पार्टिकल्स थे, जो गैसियस पार्टिकल्स थे, जब वो मूव कर रहे थे तो उनके मूवमेंट की वेलोसिटी अलग अलग थी। जब उनके मूवमेंट की वेलोसिटी अलग अलग थी तो छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स के पास आते चले गए, स्टिक करते चले गए, एंटिटी क्या होती चली गई? बड़ी होती चली गई। फाइनली मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम में एंटिटी इतनी बड़ी हो गई कि एंटिटी एक बहुत ही जाइजेंटिक गैसियस फेयर बन गया। ये फिनोमेना सिर्फ नेबुला में एक जगह नहीं हुआ, मल्टीपल प्लेसेस पे हुआ। तो मल्टीपल जाइजेंटिक फेयर्स बन गए, जो इनर्शिया की वजह से अभी भी जैसे नेबुला मूव कर रहा था वैसे मूव करते रहे। और हमें ऐसा लगा कि ये किसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं? ये सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। इन्हीं एंटिटीज को हम लोग प्लैनेट्स कहते हैं। दूसरी बात, अब आपको ये भी पता है कि रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है। रेवोल्यूशन इज हैपनिंग ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। रेवोल्यूशन इज नथिंग बट द इनिशियल मूवमेंट ऑफ द नेबुला। नेबुला का जो इनिशियल मूवमेंट था वो जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसी डायरेक्शन में प्लैनेट्स का क्या चल रहा है? रेवोल्यूशन चल रहा है। तो इनिशियली जितने भी प्लैनेट्स बने थे वो सारे के सारे प्लैनेट्स कौन सी फॉर्म में बने थे? गैसियस फॉर्म में बने थे। हमारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, इफ दिस इज the earth was formed in the gaseous form approximately 4.54 billion years ago। 450 करोड़ साल हुए हैं सिर्फ अर्थ को बने हुए। एंड the approximate age of our sun is 5 billion years। मकरी के हिसाब से भी पहले सन बना था, बाद में प्लैनेट्स बने थे, इसलिए बेटा सन की एज किससे ज्यादा है? सन की एज प्लैनेट्स की एज से ज्यादा है। तो यहां पर किसका डिस्क्रिप्शन खत्म होता है? यहां पर मकरी अंकल का डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। मकरी वॉज हिमसेल्फ अ वेरी वेरी वेल रिनाउंड नासा साइंटिस्ट, खुद भी नासा साइंटिस्ट थे। तो अब आप लोग समझ सकते हो इतना हाई लेवल का डिस्क्रिप्शन देना एक नासा साइंटिस्ट के ही बस की बात थी। तो यहां पर अर्थ की फॉर्मेशन हो गई। अर्थ कौन सी फॉर्म में बन गया? गैसियस फॉर्म में बन गया। अब कांत का गैसियस हाइपोथेसिस है, वो इजी है, वो बस हमें ये बता देगा कि अर्थ की सॉलिडिफिकेशन कैसे हुई है। लेकिन स्टार की फॉर्मेशन, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, ये सारी की सारी बात हमें कौन बताता है? प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस बताता है।
तो हर एक नेबुला के अंदर क्या होता चला गया, आप सोचिए, हर एक नेबुला के अंदर एक एक स्टार बनता चला गया और एक स्टार के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स बनते चले गए। यानी कि हम सीधा सीधा ये वाली बात समझ सकते हैं कि हर एक नेबुला किस में कन्वर्ट हो गया, एक सोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। हमारे यूनिवर्स में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं, क्योंकि जब प्राइमोर्डियल मैटर फटा था तब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस नेबुलास की फॉर्मेशन हो गई थी। तो ये कहानी है जो कहानी हम लोगों को मक्री और ली मैटर अंकल ने जो बताई है उसके बारे में समझनी है। यानी कि आज हम कहानी को कहां से कहां तक लेकर आ गए हैं। आज हम कहानी को हिग्स बोसन से लेके और गैसियस अर्थ तक ले आए हैं। तो अब ध्यान से सोचो, खुद सोचो। हिग्स बोसन, बड़ा हुआ प्राइमोर्डियल मैटर, प्राइमोर्डियल मैटर फटा नेबुला। इतनी बात सबको समझ में आई। नेबुला डिस्क लाइक, नेबुला रोटेटिंग, नेबुला इन प्लाज्मिक फॉर्म। इतनी बात सबको समझ में आई। सिंस द नेबुला वाज रोटेटिंग, which force was acting inside the nebula? The centripetal force was acting inside the nebula. This force was weak. So this force was only able to displace hydrogen and helium. Hydrogen and helium got accumulated at the center of the nebula. When they got accumulated at the center of the nebula, what happened? There was the action of cohesive adhesive forces. There was the formation of a spherical entity. There was increase in temperature, and finally there were nuclear reactions. Now this entity, which was spherical, made up of hydrogen, helium in plasmic state, and was showing nuclear reactions and thus was liberating huge amounts of heat and light, are the stars that are present in the universe. Even our sun was formed in this manner only. तो सन की फॉर्मेशन सबको समझ में आई। सन में क्या हुआ था, अब सन बन गया, उसके बाद क्या हुआ, जो रिमेनिंग नेबुला था उसमें बहुत ही कम मास बचा, उसकी डेंसिटी काफी कम हो गई थी। इस वजह से अब बहुत ज्यादा इंटरनल हीट का लिबरेशन नहीं हो रहा था। और इसी कारणवश क्या हुआ, इसी कारणवश टेम्परेचर्स गिरने लग गए नेबुला के। और जब टेम्परेचर्स गिरने लग गए नेबुला के, तो टेम्परेचर्स गिरने के कारण जो नेबुला प्लाज्मिक स्टेट में था वो कौन सी स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। अब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे वो नेबुला के साथ साथ मूव कर रहे थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से वो अलग अलग वेलोसिटीज से मूव कर रहे थे। इसलिए छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स के पास आते चले गए, आपस में चिपकते चले गए, बड़ी बड़ी एंटिटीज बन गई मिलियंस ऑफ ईयर्स में। ये एंटिटीज गैसियस फॉर्म में थी, स्फेरिकल शेप में थी, और नेबुला के मूवमेंट की वजह से कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब कर रही थी। इन्हीं एंटिटीज को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, प्लैनेट्स बुलाते हैं। अब हमें वैसे तो पता है बाकी सोलर सिस्टम्स भी कैसे बने थे, हमें वैसे तो पता है बाकी स्टार्स भी कैसे बने थे, लेकिन हमें बाकी स्टार्स बाकी सोलर सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट आवर सोलर सिस्टम, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट सन, वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट अर्थ। Our scientific calculations prove that the sun was created approximately 5 billion years ago and the earth was created in the gaseous form approximately 4.5 to 4.6 billion years ago। यहां पर हमारी अर्थ गैसियस फॉर्म में आ गई थी। तो इतनी कहानी है जो कहानी हम लोगों को समझनी है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। अप टिल नाउ वी हैव ओनली क्रिएटेड द अर्थ इन द गैसियस फॉर्म। तो ये हमारे ओरिजिन ऑफ द अर्थ के पहले दो पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो इतनी बात सबको समझ में आई। तो अब इसके बारे में कुछ बातें लिख लो जल्दी से।
Write down the heading. Origin of the earth. Origin of the earth. इसमें लिखिए, though many theories have been given, though many theories have been given, as to how the earth originated, as to how the earth originated, but most of the theories have been scientifically rejected. But most of the theories have been scientifically rejected. Comma. As of now, the complete description of the origin of the earth, has been divided into three parts. Has been divided into three parts. The detailed description of these parts, the detailed description of these parts is as follows. पहली subheading, the Big Bang theory. The Big Bang theory. इसमें लिखिए, this theory was given by Georges Lemaitre. This theory was given by Georges Lemaitre in 1927. In 1927. And explains the formation, and explains the origin, of the universe. Comma, approximately 15 billion years ago. Approximately 15 billion years ago. The whole universe was confined. The whole universe was confined into a small particle, known as Higgs boson. Comma, due to infinite density, this particle had tremendous generation of internal heat. This particle
had tremendous generation of internal heat and expanded to form primordial matter and expanded to form primordial matter, which was in plasma state, which was in plasma state, and due to its high density, and due to its high density was also expanding, was also expanding. But around 13.7 to 13.8 billion years ago, but around 13.7 to 13.8 billion years ago, due to continuous expansion, primordial matter exploded. Due to continuous expansion, primordial matter exploded. And this event is known as the Big Bang. And this event is known as the Big Bang, which created miniature forms, which created miniature forms of primordial matter known as nebula, of primordial matter known as nebula. These were also in plasmic state. These were also in plasmic state and were disc-like rotating structures, and were disc-like rotating structures, comma. The processes inside the nebula, the processes inside the nebula are explained further, are explained further. Full stop. Next heading, protoplanet hypothesis. Protoplanet hypothesis. इसमें लिखिए, this description tells us, this description tells us how a solar system was formed inside the nebula. How a solar system was formed inside the nebula.
and was given by a NASA scientist named as W.H. McCree, in 1978. In 1978. Full stop. Due to the movement of the nebula, centripetal force was acting inside it, since it was weak, due to its action hydrogen and helium got accumulated at the center, and due to the action of cohesive and adhesive forces, created a spherical entity, in plasmic form, which due to high density was continuously liberating internal heat, and thus was showing rising temperatures, these temperatures soon exceeded the threshold limit, and nuclear reactions began, leading to huge liberation of heat and light, and thus the star was created. Full stop. Next para. After the formation of the star, the mass of remaining part of nebula
the mass of remaining part of nebula decreased considerably decreased considerably leading to lesser density leading to lesser density and lesser liberation of internal heat and lesser liberation of internal heat due to which it cooled down due to which it cooled down and got converted into gaseous form and got converted into gaseous form, comma, the gaseous molecules, the gaseous molecules were still moving with the nebula, were still moving with the nebula. But due to law of conservation of momentum, but due to law of conservation of momentum at different velocities due to which the smaller particles came closer the smaller particles came closer to the larger particles and due to this under the impact of adhesive forces under the impact of adhesive forces these particles stuck together and this process went on for millions of years due to which at various locations within the nebula due to which at various locations within the nebula gigantic gaseous spheres were created gigantic gaseous spheres were created which due to the law of inertia which due to the law of inertia kept on moving on circular paths kept on moving on circular paths comma
10 planets were initially created. 10 planets were initially created in gaseous form. In gaseous form, comma, the scientific calculations estimate, the scientific calculations estimate that within our solar system, that within our solar system, the sun was created approximately 5 billion years ago. The sun was created approximately 5 billion years ago. And the earth approximately 4.6 billion years ago. And the earth approximately 4.6 billion years ago in gaseous form. In gaseous form. फुल स्टॉप. तो बेटा ये कहानी है प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस और बिग बैंग के बारे में. तो अब हम लोग कल इस कहानी के तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज कांस गैसियस हाइपोथेसिस. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप लोग अभी तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ा है वहां तक रिवाइज करके आइएगा एक बार. और कल से प्लीज अपनी एटलसेस जरूर साथ में लेकर आइएगा, क्योंकि कल हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट करनी है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए हमें एटलस की जरूरत पड़ेगी. सो प्लीज ब्रिंग योर एटलसेस फ्रॉम टुमारो. और अभी जब तक ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, प्लीज रोज अपनी एटलस लेकर आइएगा. तो आज के लिए इतना बहुत है. थैंक यू सो मच.